दोस्तों, बंधकों की रिहाई के अगले दौर को लेकर हमास और इस्राइल के बीच क्या बड़ी डील हुई है और दोनों तरफ से कितने बंधकों की अदला बदली होगी, बताऊंगी आपको आगे। वेस्ट बैंक में इस्राइली सेना और फिलिस्तीनी मिलिशिया ग्रुप में जोरदार लड़ाई चल रही है। जंग में कौन किस पर हावी है, इसका भी जिक्र होगा। हमास के खिलाफ सऊदी अरब और यूएई ने कौन सी बड़ी साजिश रची है, इस्राइली बंधक नेतन्याहू को किस तरह बेनकाब किया है, ये भी आपको आगे बताऊंगी। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि उन्होंने नेतन्याहू के सामने घुटने टेक दिए हैं अपने। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ऐसी कौन सी बड़ी डील हुई है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, इसकी जानकारी आपको देंगे। तो तमाम बड़ी खबरों को डिटेल के साथ जानने के लिए आज का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि लाइक जरूर कर दिया करिए। वीडियो को अच्छा लगता है जब आप ढेर सारे लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, तो इसलिए कमेंट और लाइक दोनों दबा कर क्या करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात बंधकों की रिहाई को लेकर बड़ी खबर है। बंधकों की अदला बदली के अगले दौर को लेकर इसराइल और हमास के बीच डील हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस डील के मुताबिक गुरुवार को इसराइल 602 फिलिस्तीनी बंधकों को छोड़ेगा। बदले में हमास 4 मृतक इसराइली बंधकों के शव इसराइल को सौंपेगा। बता दें कि बंधकों की अदला बदली के पिछले दौर में हमास ने 6 इस्राएली बंधकों को रिहा किया था, लेकिन नेतन्याहू ने बदले में 602 फिलिस्तीनी बंधकों को छोड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। नेतन्याहू ने हमास पर इस्राएली बंधकों को प्रताड़ित कर सीजफायर डील तोड़ने का आरोप लगाया था। दरअसल रिहाई के दौरान एक इस्राएली बंधक ने हमास लड़ाके का माथा चूम लिया था। यह तस्वीर देखकर नेतन्याहू को इतनी खुजली हुई, इतनी उलझन हो गई कि उन्होंने 602 फिलिस्तीनियों को छोड़ने से ही इनकार कर दिया। नेतन्याहू का आरोप था कि इस्राएली बंधकों को ऐसा करने के लिए हमास ने मजबूर किया था। हालांकि हमास ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नेतन्याहू जानबूझकर सीजफायर डील तोड़ना चाहते हैं ताकि उन्हें फिलिस्तीनियों पर हमला तेज करने का एक और बहाना, एक और मौका मिल जाए। हमास के कब्जे में इस्राएली बंधकों की मौत के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार हैं। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद एक इस्राएली बंधक ने इसका खुलासा किया है। जी हाँ, एक इस्राएली बंधक ने कहा है कि जो मौत हुई है हमास के कब्जे में इस्राएली बंधकों की, उसके लिए नेतन्याहू जिम्मेदार है। इस्राएली बंधक नोआ अरगामनी ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिस बिल्डिंग में इस्राएली बंधकों को रखा गया था उस पर इस्राएल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। हमले की वजह से बिल्डिंग पूरी तरह से ढह गई। अरगमानी ने कहा कि मलबे में उनके अलावा 2 और इस्राएली बंधक इताई और योसी शराबी दब गए। उन्होंने कहा कि वो तीनों मदद के लिए चीख और चिल्ला रहे थे। अरगमानी तो बच गई किसी तरह से, बाकी 2 इस्राएली बंधकों की आवाज और सांसें मलबे में दब कर रह गई और उनकी मौत हो गई, उन्हें बचाया नहीं जा सका। I couldn't move. I couldn't breathe. I thought it's going to be my last second of my life. I screamed so loud so someone would hear me. And I heard Yossi screaming too. But after a few seconds, I stopped hearing from Yossi. अब बात वेस्ट बैंक की, जो इन दिनों गजा की तरह जंग का मैदान बना हुआ है। वेस्ट बैंक में इस्राएली सैनिकों और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्स के बीच जबरदस्त घमासान हो रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 133 बार दोनों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है दोस्तों, और ये सिलसिला जारी है लगातार। वेस्ट बैंक के नबलस शहर में किए गए इस्राएली हमले में एक फिलिस्तीनी शख्स की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। मृतक का नाम तारिक कासिम अल कस्सास है, जिसकी उम्र 34 यानी कि 34 साल थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली सेना ने नबलस पर धावा बोलते हुए गोलीबारी शुरू कर दी और आंसू गैस के गोले छोड़े। नबलस शहर पर इस्राएली सैनिकों ने पिछले 24 घंटे में तीसरी बार हमला किया। बता दें कि 21 फरवरी को इस्राएल के तेल अवीव में 3 बसों में सीरियल धमाके हुए थे। इस हमले के बाद नेतन्याहू ने अपने सैनिकों से वेस्ट बैंक में सैन्य अभियान, जो उनका अभियान चल रहा है वेस्ट बैंक में, उसको तेज करने के लिए कहा था। इस्राएली सैनिकों के जुल्म की एक और दास्तां सामने आई है दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए। एक फिलिस्तीनी कैदी तहखाने की दीवारों को पेंट कर रहा है, जबकि
उसके पीछे एक इस्राएली सैनिक उस पर बंदूक ताने खड़ा है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ हमास के कैद से छूटे इस्राएली बंधक ये बयां कर रहे हैं कि किस तरह से उनका ख्याल रखा गया, उनकी खातिरदारी हुई, हमास ने उनकी तमाम जरूरतों का ख्याल रखा, डाइट का खाना तक दिया, कुछ मनाही थी तो उसको भी उसने सब कुछ किया उनके लिए। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी बंधकों के साथ इस्राएली सैनिक किस तरह का सलूक कर रहे हैं, ये सबूत काफी कुछ बयां करता है। हमास से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर भी सामने आई है दोस्तों। हमास को लेकर अरब लीग में मतभेद हो गया है। सऊदी अरब और यूएई ये चाहते हैं कि हमास से तमाम हथियार छीन लिए जाए, जबकि मिस्र और कतर इसका विरोध कर रहे हैं। बता दें आपको कि ट्रंप ने गजा के पुनर्निर्माण को लेकर अरब देशों से मास्टर प्लान मांगा है। अरब देशों ने ट्रंप के गजा प्लान को खारिज कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने अरब देशों से कहा कि अगर उनके पास गजा के पुनर्निर्माण को लेकर कोई प्लान है तो वो इसे सामने लेकर आए। बेगुनाह लोगों को मारना और फिर अपने गुनाहों पर पर्दा डालना नेतन्याहू और इस्राइल की फितरत बन चुकी है, उनकी खून की आदत बन चुकी है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के 2 सदस्यों को इस्राइल ने फिलिस्तीन में दाखिल होने से रोक दिया। ये दोनों सदस्य फिलिस्तीन के हालात का जायजा लेने वाले थे, लेकिन इस्राइल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। रीमा हसन और लिन बॉयलॉन फिलिस्तीन का दौरा करने वाले थे। नेतन्याहू की इस हरकत पर फ्रांस के नेता जिन ल्यूक मेलेंचॉन ने उन्हें जमकर कोसा है। मेलेंचॉन ने कहा कि इस्राइल की इस हरकत से साफ है कि नेतन्याहू फिलिस्तीन में अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की साजिश रच रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन में पिछले 15 महीने से जारी नरसंहार में अब तक 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या की जा चुकी है, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। नेतन्याहू के गुनाहों पर पर्दा डालने में ट्रंप भी जी जान से जुटे हैं दोस्तों। यही नहीं, फिलिस्तीन में कत्ले आम मचाने की उन्होंने नेतन्याहू को खुली छूट दे रखी है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है जो आपको बता देती हूँ। ट्रंप ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक जिस देश को अमेरिका हथियार देगा उस देश पर दुश्मन देश को मानवीय मदद पहुंचाने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। बाइडेन सरकार ने इसकी व्यवस्था की थी, लेकिन ट्रंप ने बाइडेन के फैसले को पलट दिया है। अब बात सीरिया की करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी दमिश्क से नई सीरियाई सरकार हथियारों की खेप के साथ अपनी सेना और टैंक को वापस बुला रही है। इस फैसले से ऐसा लग रहा है मानो सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा नेतन्याहू के सामने घुटने टेक दिए हैं और दक्षिणी सीरिया सोने की तश्तरी में नेतन्याहू को परोसने की तैयारी है। सीरिया की अहमद अल शरा सरकार के खिलाफ इसराइल ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। दूसरी तरफ इसराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि सीरिया पर एक जिहादी इस्लामिक आतंकी समूह ने जबरन कब्जा किया है और सीरिया की नई सरकार गैर सुन्नी समुदाय के लोगों को परेशान कर रही है। अब बात ईरान की करते हैं दोस्तों। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के संभावित हमले को लेकर ईरान अलर्ट पर है। हमले से निपटने के लिए ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर जल्द ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। न्यूक्लियर जो उसके ठिकाने हैं उस पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका और इसराइल इस बात से डरे हुए हैं कि ईरान कहीं परमाणु बम ना हासिल कर ले। अब यूक्रेन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यूक्रेन को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को अमेरिका अब कोई सैन्य सहायता नहीं देगा। ट्रंप ने आगे कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी अब यूरोप की होगी। यूक्रेन और अमेरिका को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। यूक्रेन अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल यानी कि दुर्लभ खनिज देने पर राजी हो गया है। जी हाँ, यूक्रेन दुर्लभ खनिज देने को अमेरिका को राजी हो गया है। जेलेंस्की ने हाँ कर दी है। दोनों देशों ने इसकी पुष्टि की है। ट्रंप ने यह दावा किया है कि जेलेंस्की इस डील पर साइन करने के लिए शुक्रवार को अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों एक तरह से जो अमेरिका दबाव बना रहा था यूक्रेन पर, अब वो सफल होता नजर आ रहा है। मामले पर जाने माने पत्रकार मुकेश कुमार ने ट्रंप पर तंज कसते हुए लिखा है अपने एक्स पर कि आखिरकार ट्रंप ने जेलेंस्की के सिर पर कच्चा रखकर क्रिटिकल मिनरल अपने नाम लिखवा लिया। जेलेंस्की अब अमेरिका जाकर उस करार पर दस्तखत करेंगे जिसे वे डेथ वारंट कह रहे थे। वे यूक्रेन के हितों के साथ गद्दारी करेंगे, यूक्रेन को अमेरिका के हाथों में बेच देंगे। लेकिन ये तो होना ही था।
वे पहले ही अमेरिका के हाथों का खिलौना बन चुके थे। जितनी चाबी भरी गई वे चले, अब चाबी नहीं भरी जा रही थी तो हालात खस्ता हो गई। ट्रंप ने युद्ध खत्म करवाने के नाम पर यूक्रेन को निचोड़ लिया। इस खेल में उन्होंने पुतिन को भी शामिल कर लिया। जो पुतिन को चाहिए था उन्हें दे दिया, जो खुद को चाहिए था झटक लिया। अब ट्रंप को युद्ध रुकवाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलेगा और मिनरल हड़पने के लिए अमेरिकी जनता से शाबाशी मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल मिल जाने से चीन पर अमेरिका की निर्भरता घटेगी। ये एआई चिप बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल है। तो देखा दोस्तों आपने कि ट्रंप ने किस तरह से अपना काम निकलवा कर यूक्रेन को निचोड़ने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है और जेलेंस्की इसके लिए राजी भी हो गए हैं, क्योंकि अब उनके पास तो कोई रास्ता बचा नहीं है। ट्रंप जैसा जैसा कहते गए, यूक्रेन वैसा वैसा करता गया, जेलेंस्की वैसा वैसे करते गए और अब उनके पास ट्रंप की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन, रास्ता बचा भी नहीं है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।